सिर्फ इसलिए कि तुमने यूं ही कहा था कि अगर वो 3 दिन और 3 रात बिना सोए बिना खाए पिए बारिश में खड़ी रहे तो तुम 2 दिन ठीक से रहोगे और खुद को परेशान करना बंद कर दोगे। लिऊ रुयान ने अपने पहले से ही थके हुए शरीर की परवाह किए बिना पूरी रात बारिश में घुटनों के बल बैठी रही। एक दिन तुमने अचानक आंखें खोली और तुरंत नीचे भागे उस औरत को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने बारिश में भीगी हुई तुम्हारी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बटलर को आदेश दिया कि वो यंग मास्टर को वापस उसके कमरे में ले जाए। तुमने भौहें चढ़ाईं। और तुम्हारा क्या? औरत ने अपना सिर झुका लिया। अभी 12 घंटे बाकी हैं, हम और खड़े नहीं रहेंगे, मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगी। लिऊ रुयान जबरदस्ती खड़ी हुई और बटलर को जोर से डांटा, यंग मास्टर को वापस उसके कमरे में ले जाओ। तुम आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो साथ में अंदर चलते हैं, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। लिऊ रुयान ने तुम्हें दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपना हाथ उसकी कमर में डाला, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों को चूमा। लेकिन लिऊ रुयान ने अचानक तुम्हें दूर धकेल दिया। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी, अभी भी 12 घंटे बाकी हैं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। धकेले जाने के बाद तुम हैरान रह गए और फिर खुद को उससे सटा लिया। लिऊ रुयान ने तुम्हें फिर से दूर धकेला। क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? लेकिन तुम जिद करके और पास चले गए। हर बार जब वो धक्का देती तुम और पास आते जाते, जब तक कि उसमें पूरी ताकत नहीं बची और वो धीरे से तुम्हारी बाहों में गिर पड़ी। लिऊ रुयान की आवाज़ धीमी और दुखी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वापस मेरे कमरे में ले जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सो। तुम्हारा दिल बैठ गया। बिना कुछ कहे तुमने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए। जैसे ही तुम अंदर गए तुमने उसे ध्यान से नीचे उतारा। वो चोटों से भरी हुई थी। उसे इस तरह पकड़ने से उसे और दर्द होता। उसे दर्द में देखकर तुम्हारा दिल दुखने लगा। लिऊ रुयान ने तुम्हें देखा, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। उसे लगा कि तुम उससे नफरत करते हो, कि तुम्हारी नज़दीकी उसे हार मानने पर मजबूर करने का एक तरीका है। मैं वापस खड़ी हो जाऊंगी, बाकी समय में हिसाब कर लूंगी। तुमने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अब और खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर नहीं जाऊंगी। लिऊ रुयान ने अपना सिर नीचे किया, तुम्हारा हाथ झटक दिया और जाने ही वाली थी। भाई म्यू, मैं तुम्हें पीछे हटने का मौका नहीं दूंगी। 24 घंटे काफ़ी नहीं है, मैं 3 दिन और खड़ी रहूंगी। तुम अचानक उस पर झपटे, उसे पीछे से कसकर गले लगाया, तुम्हारा गाल उसके गाल से रगड़ा। लिऊ रुयान, क्या तुम फिर से खड़ी होने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लिऊ रुयान ने अपना सिर घुमाया। उसकी तेज़ नज़र तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हारे आर पार देखने की कोशिश कर रही हो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि तुम पहले की तरह अपना कंट्रोल खो दो, चीज़ें तोड़ दो, उसकी बेइज्जती करो और फिर पछताओ, उसे बाहर निकलने के लिए कहो। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे पहले ही बाथरूम में खींच कर ले जाओगे, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करोगे और अपने कपड़े उतारोगे। लिऊ रुयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो सोच रही थी, क्या तुम गुस्सा नहीं होने वाले थे? तुम मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम उसकी भीगी हुई सफ़ेद ड्रेस को घूर रहे थे। तुम्हारी आवाज़ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। खुद उतारो या मैं तुम्हारी मदद करूं। लिऊ रुयान ने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें घूरा। तुम्हें लगा कि वो धीरे चल रही है, इसलिए तुमने उसके कपड़े खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तुमने अभी एक बटन ही खोला था कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसके गाल लाल हो गए और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। भाई म्यू, क्या तुम जानते हो कि औरत के कपड़े उतारने का क्या मतलब होता है? तुमने अपना सिर झुकाया, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुके। शायद इसका मतलब जिम्मेदारी लेना है। उसने तुम्हारा बेचैन हाथ पकड़ा, अचानक दरवाज़ा खोला और तुम्हें बाहर धकेल दिया। मैं खुद कर लूँगी। एक धमाके के साथ बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तुमने मुड़कर सूखे कपड़े पहने। फिर वो किचन में गई और उसके लिए गर्म नूडल सूप का कटोरा बनाया। लिऊ रुयान बाथरूम पहनकर बाहर आई तो देखा कि कमरा खाली है। तुम्हें खोने का डर उसे तुरंत लग गया। वो घबराकर चिल्लाई, सोफ़ी। सोफ़ी आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आई। लिऊ रुयान की आवाज़ काँप रही थी। ब्रदर म्यू कहाँ है? सोफ़ी हैरान रह गई। क्या मिस्टर म्यू तुम्हारे कमरे में नहीं है? लिऊ रुयान पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठी और चिल्लाते हुए आदेश दिया, हाइचिंग के सभी एग्जिट तुरंत बंद कर दो, सभी बॉडीगार्ड्स को भेजो, उसे ढूंढो चाहे कुछ भी हो। ये कहकर वो पागलों की तरह नीचे भागी। बगल से एक बुरी मर्द की आवाज़ आई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम कहाँ जा रही हो? लिऊ रुयान तेज़ी से मुड़ी और देखा कि तुमने काले शॉर्ट्स और कमर पर एक अजीब सा कैट एप्रन पहना हुआ है और तुम्हारे हाथ में एक कटोरा है। तुम कटोरा लेकर उसके पास गए, उसके नंगे पैरों को देखते हुए। तुम्हें कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं मिला, तुम कहाँ भाग रही हो? लिऊ रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बेवकूफ़ी भरी थीं और उसे एक अजीब सा गिल्ट महसूस हुआ। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे लगा कि तुम फिर से भाग गए हो। तुमने कटोरा उसे दिया। पहले खुद को गर्म करने के लिए कटोरी जिंजर सूप पी लो, नूडल्स जल्द ही तैयार हो जाएंगे। सोफ़ी के हाव भाव बदल गए और वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन लिऊ रुयान ने पहले ही जिंजर सूप एक ही घूंट में पी लिया था। उसने तुरंत उसे घूरा। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि सोफ़ी ज़्यादा सोच रही है, बस बात यह है कि तुमने लिऊ रुयान को पहले जब भी कुछ दिया था तो वो हमेशा उसे फूड पॉइजनिंग देने के लिए था। तुमने उसे फिर से एक ज़रूरी प्रोजेक्ट मिस करवा दिया और कंपनी को अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है।
तुम शांति से नतीजा मान लो। अगर वो जहर भी होता तो तुम बिना झिझक उसे पी लेते, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारा जहर भी हूं और तुम्हारा एकमात्र एंटीडोट भी। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, बस गंभीरता से सिर हिलाया। जब सूफे ने तुम्हें फिर से किचन में जाते देखा तो वो घबरा गई। मिस, उसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। लियू रुयान ने अपनी आंखें नीची कर लें। उसकी ठंडी आवाज में थोड़ी नरमी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? सूफे और कहना चाहती थी, लेकिन लियू रुयान ने उसे ठंडे अंदाज में टोक दिया। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मेरे पीछे मत आना। सूफे के पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब डॉक्टर आया तो जांच के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि कोई जहर नहीं है, लेकिन घाव पहले ही सड़ चुका था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। सूफे ने मरहम लिया और उसे लगाना शुरू करने ही वाली थी। मैम, इसके लिए मरहम लगाऊंगी। तुम अभी नूडल्स का कटोरा लेकर बाहर आई थीं और तुरंत उसे रोक दिया। नहीं। सूफी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मिस्टर म्यू, क्या आप मिस को इन्फेक्शन वाले घाव से मरते हुए देखना चाहते हैं? आपने कटोरा नीचे रखा और सूफी के हाथ से मरहम छीन लिया। आपकी आवाज बहुत तेज है। मेरी औरत का शरीर किसी और को देखने के लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं। लियू रुयान ने अचानक आपकी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। आपने क्या कहा? मैंने दोहराया, आप मेरी औरत हैं, भले ही ये सिर्फ झूठ हो। लियू रुयान ने इस नरमी के पल के आगे अपनी मर्जी से हार मान ली। आपके खट्टे लहजे से साफ है कि आपको जलन हो रही है। सूफी ने बगल से मजाक उड़ाया। मिस्टर म्यू, इस बार आप हमारी जवान औरत को क्या परेशान करने का प्लान बना रहे हैं? हर बार जब आप उस पर फिदा होते हैं तो या तो भागने के लिए या बिजनेस सीक्रेट्स चुराने के लिए। ये ट्रिक हमेशा आपके लिए काम करती है। ये सुनकर लियू रुयान का चेहरा काला पड़ गया। आपने सूफी को नजरअंदाज किया और इसके बजाय डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखा। आप लियू रुयान के सामने बैठे और जानबूझकर अपने शब्द खींचे। जल्दी से अपने नूडल्स खाओ, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं दवा लगा दूंगी। लियू रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा और फिर चुपचाप नूडल्स खाने के लिए सिर नीचे कर लिया। तुमने उसे जोर नहीं दिया, बस उसे ध्यान से देखा। उसका अकेला और उदास चेहरा बहुत खूबसूरत था। तुम आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। लियू रुयान कितनी खूबसूरत है, मैं पहले किस बात से अंधा था। लियू रुयान ने तुम्हारी जलती हुई नजर महसूस की, लेकिन उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि कहीं गलती से करीबी का ये खास पल टूट ना जाए। जैसे ही तुम खड़े हुए उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसके पास गए और इस दौरान उसका हाथ भी पकड़ लिया। तुमने काफी खा लिया है, अब दवा लगाने का समय है। उसे बोलते हुए देखकर तुमने उसके होठों को अपने हाथ से ढक दिया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसलिए तुम सिर्फ बात मानकर दवा लगा सकते हो। जब तक तुम मेरी बात सुनोगी। तुम्हारी बात खत्म होने से पहले तुमने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। उसके होठों की गर्माहट ने लियू रुयान को झटका दिया। जब तक उसने रिएक्ट किया तुम उसे वापस बेडरूम में खींच चुके थे। तुमने हाथ बढ़ाकर उसका बाथरूम खोला, जिससे उसकी पीठ पर चोट के निशान दिखे। बारिश की वजह से घाव और बढ़ने लगे थे। तुम्हारा दिल बैठ गया। लियू यान, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। परसों ही तुमने लियू का प्लान शिन मेंग्याओ को लीक कर दिया था, जिससे उसे पिछला प्रोजेक्ट खोना पड़ा। ओल्ड मास्टर लियो इतने गुस्से में थे कि वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाना चाहते थे। उसने तुम्हें बचाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और इस तरह पीटी गई। चिंता मत करो, मैंने जो खोया है उसका बदला जरूर लूंगी। लियो रुयान की आवाज बहुत धीमी थी। कोई बात नहीं, इससे तुम्हें और ज्यादा अफसोस और गिल्टी महसूस होगा। उसकी उंगलियों में मरहम था। उसकी हरकतें बहुत धीरे धीरे हो रही थी। लियो रुयान की भौहें जलन से थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम असल में उसे दवा लगा रहे हो, और वो भी बहुत धीरे से। उसने सोचा था कि तुम ऑइंटमेंट फेंक दो, आखिर तुम चाहते हो कि वो मर जाए। तुमने ध्यान से उसकी पीठ के घाव पर ऑइंटमेंट लगाया और धीरे से पूछा, क्या कोई और चोट है? लियो रुयान का शरीर अकड़ गया और कंबल पर रखा उसका अंगूठा अजीब तरह से फड़कने लगा। नहीं, तुमने ये छोटी सी हरकत देखी। तुमने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? वो तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता। जब वो झूठ बोलता है तो उसका अंगूठा फड़कता है। ये एक ऐसा राज है जिसे तुमने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत समय लगाकर खोजा है। तुमने एक भौं उठाई। तुम्हारा लहजा दबंग और बेतुका था। क्या तुम मुझे खुद बताओगे या मुझे खुद तुम्हें एक्सपोज करना चाहिए? लियो रुयान ने तुम्हारी तरफ देखा और उसके बर्फीले चेहरे पर एक अजीब सी लाली आ गई। उसका शर्माना देखकर तुमने अपने चंचल और शरारती अंदाज में कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे देर सवेर देखना ही होगा। जैसे ही तुमने बात की तुम्हारी नज़र नीचे गई और सच में तुमने एक छिपी हुई जगह पर कोड़े का निशान देखा। तुम्हें कहाँ चोट लगी? कोई हैरानी नहीं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
लियो रुयान ने तुम्हारा हाथ आगे बढ़ते देखा और अपने आप बच निकला। नहीं, उसे भागता हुआ देखकर तुमने जानबूझकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही। दामई के बोलने के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले ही पल तुम लियो रुयान के पलटवार में फंस गए। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी, उसके लाल होंठ थोड़े से खुले। तुम्हें फिर से भागने की इजाजत नहीं है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसे टोक दिया। जल्दी करो और मरहम लगाओ, फिर बात मानकर सो जाओ। लियो रुयान 3 दिन और 2 रात से सोया नहीं है। उसे ठीक से आराम करने की ज़रूरत है। उसे हिलता डुलता ना देखकर तुमने उसे फिर से चिढ़ाया। तुम बहुत धीरे हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूं? कभी ना कभी तो ये होना ही है। इन बातों से लियो रुयान फिर से लाल हो गया। उसने मरहम पकड़ा और बाथरूम में भागा। उसके लाल कानों वाले सिर को छोटे खरगोश की तरह भागते हुए देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सके। तो जब वो शर्मीला होता है तो वो इतना प्यारा लगता है। जब लियो रुयान मरहम लगाकर बाहर आया तो उसके चेहरे की लाली गायब हो गई थी और वो अपने अलग और अच्छे व्यवहार में वापस आ गया। वो तुम्हारे पास आया, दुखी होकर मुंह बना रहा था। मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ सोओगे? वो बस तुम्हें घूरता रहा। उसकी आंखें शक से चमक रही थी। तुम जानती थी कि उसे अभी तुम पर भरोसा नहीं है। समझाने की जहमत मत उठाओ। तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। लियो रुयान तुम्हारी तरफ पीट करके लेट गया। तुमने खुद को उससे सटा लिया, उसे पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही तुमने उसे गले लगाया, उसका शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। भाई म्यू, तुम मेरे साथ जितना ज़्यादा ऐसा बर्ताव करोगे, मैं तुम्हें उतना ही कम जाने दूंगा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो हवा को जमा सकती हो। तुमने अपनी तर्जनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। तुम्हारी आवाज़ पक्की थी, तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, इस जिंदगी में भी नहीं। तुम्हारा गाल उसकी गर्दन के पीछे दबा। तुम्हारी गर्म सांसें उस पर पड़ रही थी। एक बार और मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? इस बार मैं तुम्हें पक्का एक ऐसी दुनिया दूंगा जो सिर्फ हमारी होगी। लियो रुयान कुछ भी सह सकता था, लेकिन वो तुम्हें इतना कमज़ोर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ठीक यही चाहता था। उसकी आवाज़ तुरंत नरम पड़ गई। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम उसके और करीब आ गई। तुम्हारा लहजा भारी था। मुझ पर एक बार और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम दोनों में से कोई नहीं बोला। लियो रुयान ने लालच से उस पल की कोमलता का मजा लिया। हालांकि तुम इस खूबसूरत पल को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम जानती थी कि वो तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम अपने कामों से सब कुछ साबित कर दोगी। थोड़ी देर बाद तुमने जानबूझकर अपनी सांसें धीमी कर ली, सोने का नाटक करते हुए। और सच में लियो रुयान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने होंठ तुम्हारे होठों से लगाए। एक किस तुम्हारे चेहरे पर पड़ा। अगर ये सपना है तो काश मैं कभी न जागूं। ये बातें सुनकर तुमने सोने का नाटक करते हुए अपने दिल में तेज दर्द महसूस किया। पिछली जिंदगी में तुम उसके बहुत एहसानमंद थे। काफी देर बाद तुमने अपनी बाहों में लिए हुए इंसान को धीरे से हिलाया, उन्हें धीरे से हिलाया। अयान ने कई बार फोन किया, लेकिन लियो रुयान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी तुमने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर 10 मिस्ड कॉल साफ दिख रही थी। फोन को देखते हुए तुम्हारे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। शेन मेंग्याओ वो इंसान नहीं था जिसे तुम ढूंढ रही थी। उसने तुम्हें 10 साल तक धोखा दिया था। तुमने लापरवाही से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम बदल दिया। जैसे ही तुमने उसे सेव किया, उसका कॉल फिर आ गया। तुमने जवाब देने के लिए स्वाइप किया, सो रहे लियो रुयान की तरफ देखा। तुम्हारी आवाज़ में कोई फर्क नहीं था। शेन मेंग्याओ, इतनी देर से कुछ गड़बड़ है। लाइन की दूसरी तरफ शेन मेंग्याओ ने रॉचर अंदाज में इशारा किया। तुरंत नाइट शेड बार के कमरा 208 में आओ। मेरे पास यहाँ एक जाल है। आओ और इसे ढकने में मेरी मदद करो। तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। जैसे जैसे घड़ी पीछे जाती गई, तुमने आंखें घुमाई। सिर्फ शेन मेंग्याओ ही तुम्हारे साथ अच्छा था, जिससे तुम इतनी इमोशनल हो गई कि तुमने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। तुमने कभी सोचा था कि यही प्यार है? तुम्हें क्या पता था तुम्हारे प्रति उसकी मेहरबानी के पीछे कोई और वजह थी। वो सिर्फ म्यू परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था। और इस बार शेन मिंग्याओ का नाइट क्लब में बुलावा सिर्फ तुम्हें 100 मिलियन युआन की डील के बदले एक 70 साल की औरत को बेचने के लिए था। तुम्हारी पिछली जिंदगी में अगर लियो रुयान ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। तुमने तुरंत फोन रख दिया। तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चमक थी। शेन मिंग्याओ, जब तुम इतनी बेरहम हो तो इस बार मैं तुम्हें वही काटूंगा जो तुम बोओगे। तुमने खुद को अपने ख्यालों से बाहर निकाला, सो रही लियो रुयान को देखा और खुशी से मुस्कुराए। फिर तुमने अपना फोन उठाया और जल्दी से नंबर को वर्चुअल नंबर में बदल दिया। जियांग हाओ ने 110 डायल किया। तुमने अपनी आवाज़ धीमी करके भारी कर ली। हेलो, मैं जिंगचेंग होटल के कमरा 1314 में किसी के प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त होने की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद तुमने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी सगाई म्यू परिवार से हुई थी, जिंगचेंग होटल में प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त थी। तुम्हें लगता था कि उसके स्टेटस के साथ शेन मिंग्याओ का स्कैंडल आधे महीने तक ट्रेंडिंग टॉपिक पर छाए रहने के लिए काफ़ी था। फ़ोन रखने के बाद तुम तुरंत बिस्तर से उठे और अपने कपड़े बदले।
तुम बिस्तर के पास खड़े हो गए। सो रही लियू रुयान को चुपचाप देखते हुए तुम्हारी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को छूती हैं, आखिर में उसके होठों पर टिक जाती हैं। फिर तुम नीचे झुकते हो और उसके होठों पर एक हल्का सा किस करते हो। तुम्हारी आवाज़ पंख जितनी हल्की उसके जैसी है। आयान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। धीमी होने के बावजूद तुम्हारी आवाज़ पक्के इरादे से भरी है। मेरा इंतज़ार करो। तुम्हें उस औरत शैन मेंग्याओ से अपनी सगाई जितनी जल्दी हो सके तोड़ देनी चाहिए। अब से तुम लियू रुयान के साथ सही तरीके से रह सकते हो। तुमने दरवाज़ा बंद ही किया था कि नीचे इंतज़ार कर रही सूफी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मिस्टर म्यू, तुम बाहर नहीं जा सकते। तुमने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और बेरुखी से ऑर्डर दिया, नाइट पार्क के कमरा नंबर 208 में किसी को भेजो। अंदर उस अंधे बेवकूफ़ को पीटना। उस बूढ़े कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। तुम मन ही मन मजाक उड़ाते हो। चलो आज अपनी भूख बढ़ाने के लिए उसे पीटते हैं। कल लियो रुयान उसकी कंपनी खरीद लेगी और वो खाने के लिए भीख मांगेगी। सूफी हैरान रह गई। क्या तुम बाहर नहीं जा रहे थे? तुम्हारे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बेशक मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ जिंगचैंग होटल चलो। सूफी अचानक टेंशन में आ गई और उसने अपने आप दूसरी मंजिल की तरफ देखा। ये देखकर तुमने एक भौं उठाई। क्या लियोयान तुम्हें देख रहा है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम्हारी आवाज़ 8 डिग्री ठंडी हो गई। सूफी ने तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से एक कार तैयार करने का ऑर्डर दिया और खुद छाता पकड़कर तुम्हें विदा करने आई। अगले ही पल काली सेडान बारिश वाली रात में तेजी से चली गई। कार में तुमने अपना फ़ोन खोला और कई वॉइस मैसेज भेजे। तुम्हारी आवाज़ इतनी नरम थी कि दिल पिघल जाए। आयान, सो जाओ, मैं वापस आती हूँ। अगर तुम जल्दी नहीं सोए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर तुम 1 घंटा कम सोए तो मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगी। अगर तुम 1 घंटा ज्यादा सोए तो मैं तुम्हें और किस करूंगी। गुड नाइट। हालांकि गाड़ी चला रही सूफी ने तुम्हारी घटिया आवाज़ सुनी और नफरत से हंसी उड़ाई। हमारी जवान लड़की को मनाना इतना आसान नहीं है। तुम मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में पक्का इरादा था। उसे मनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो उसे मनाता है वो मेरे पापा नहीं है। हाँ, तुम्हारा आयान बस तुम्हारी उंगलियां चटकाकर तुम्हें अपनी जान दे देगा। सूफी ने फिर से मजाक उड़ाया। यही वो कैपिटल है जिससे तुमने पहले मिस को इतनी लापरवाही से चोट पहुंचाई थी। तुमने अचानक अपनी आंखें उठाई। तुम्हारी नजर चाकू की तरह सूफी की ओर जा रही थी और एक एक शब्द कहते हुए कहा, मैं अपने कामों से साबित कर दूंगा कि मैं उससे प्यार करूंगा, उसे संभाल कर रखूंगा और आज रात से जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। और तुम्हारा पहला कदम उस औरत शैन मेंग्याओ को तोड़ देना है, उसे बर्बाद करने और इस घटिया सगाई को तोड़ने से शुरू करना है। इस बीच जिंगचैंग होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में शैन मेंग्याओ यांग वे की बाहों में थी। उसके शब्द मिसालों से भरे थे। ये उसकी अच्छी किस्मत है कि मिस्टर वांग को उसकी बदसूरत शक्ल के बावजूद वो पसंद आ गई हैं। यांग वे को अभी भी थोड़ा होश था। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन वो आखिर मेरी सौतेली भाई है। शैन मेंग्याओ के हाथ बेचैनी से घूमने लगे। उसका मुंह उसे लगातार लुभा रहा था। ऐसी देहाती औरत, मिस्टर वांग उसे 500,000 युआन दे सकते हैं, जो उसके लिए अयाशी भरी जिंदगी जीने के लिए काफी है। ये देखकर कि यांग वे ने संघर्ष करना बंद कर दिया है, कमरे की हवा घनी और चिपचिपी हो गई। शैन मेंग्याओ तो पलटकर उसके ऊपर चढ़ गई। लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। वांग मैन को बाहर से जोर जोर से लात और थप्पड़ मारे गए। यांग वे चिल्लाई और कंबल के नीचे घुस गई। शैन मेंग्याओ गुस्से में थी। आखिर कौन मौत ढूंढ रहा है? इससे पहले कि वो बोल पाती, पुलिस अधिकारियों का एक ग्रुप अंदर घुसाया, चिल्लाते हुए, हिलना मत, एंटी प्रोस्टिट्यूशन ऑपरेशन। हमें रिपोर्ट मिली है कि कोई यहां गैरकानूनी लेन देन कर रहा है। शैन मेंग्याओ ने कंबल पकड़ लिया। उसका चेहरा बेसब्री से भरा हुआ था। उसने अचानक ऊपर देखा और पुलिस पर चिल्लाई, ध्यान से देखो, ये चेहरा मेरे पास है, मैं वारंट इस्तेमाल कर रही हूं। लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बस बिना किसी भाव के अपनी किस्मत मान ली। कपड़े पहनो, अपनी आईडी दिखाओ। ये देखकर कि उसकी बदमाशी बेकार थी, शैन मेंग्याओ ने अपने बैग से कैश की एक गड्डी निकाली और उसे दे दी। ऑफिसर्स, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। लो, एक कप चाय पियो। ये सुनकर लीड ऑफिसर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तो तुमने हमें खुलेआम रिश्वत देने की हिम्मत की? अगले ही पल एक ठंडे हाथ ने क्लिक किया और उसकी कलाई पकड़ ली। इन सबको ले जाओ, हमारे साथ अच्छी बातचीत के लिए वापस आओ। यांग वे, जो कवर के नीचे छिपी थी, अब और छिप नहीं सकती थी। उसके पास कांपने और अपना सिर बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अपने कपड़े ढूंढने के लिए कवर से बाहर रेंगना पड़ा। वो उससे डेटिंग कर रही थी, लेकिन वो अभी नंगी खड़ी हुई ही थी कि क्लिक क्लिक, रोशनी की अनगिनत चमक ने तुरंत पूरे कमरे को एक सफेद तस्वीर की तरह रोशन कर दिया। पार्किंग में आप शांति से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे थे कि अचानक सूफी की आवाज आई, मिस्टर म्यू, वे बाहर आ रहे हैं। आपने ऊपर देखा और देखा कि आपकी मंगेतर शैन मेंग्याओ और आपके अच्छे दोस्त यांग वे को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जा रहा है। एंट्रेंस पर पेपराजी बवंडर की तरह थे, अपने कैमरे जोर जोर से चमका रहे थे। शैन परिवार की अभी अभी म्यू परिवार से सगाई हुई थी, लेकिन उसने पलटकर अपने जीजा के साथ आपको धोखा दिया। और यांग वे तो दिलों की धड़कन था, ये खबर ही काफी थी। यांग वे ने अपना चेहरा छिपा लिया, चिल्लाते हुए शैन मेंग्याओ की बाहों में छिप गया। आपने मुस्कुराते हुए ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया, जाओ पेपराजी से कहो कि शैन मेंग्याओ चाहे कितने भी पैसे दे, फोटो अपलोड करनी होंगी, मैं डबल पैसे दूंगा। सोफी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने आपको हैरानी से देखा। क्या तुम शैन मेंग्याओ के लिए मरने वाली नहीं थी? आज तुम इतनी बेरहम क्यों हो रही हो? पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा रही हो, पेपराजी को एक्सपोज कर रही हो, उनकी रेप्यूटेशन खराब कर रही हो।
तुमने बस अपनी आंखें नीचे की और हल्के से सिर हिलाया। सोफी ने अपना सिर हिलाया। कहते हैं औरत का दिल सच्चा होता है, लेकिन तुम औरत से भी ज्यादा डरावनी हो। फिर सोफी कार से बाहर निकली और ये सुनकर कि ये मिस सैन का अरेंजमेंट था, पेपराजी तुरंत समझ गए। ऐसा लग रहा था कि शन मेंग्याओ ने मिस सैन को नाराज कर दिया था, इसलिए उनके पास पोलाइट होने की और भी कम वजह थी। सोफी के कार में वापस आने के बाद तुमने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। पहले वापस जाओ, कार यहीं छोड़ दो, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो तुरंत सावधान हो गई। क्या ये सब पहले एक नाटक था? क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? तुमने उसकी तरफ देखा, तुम्हारी आवाज़ ठंडी थी। क्या तुम एयान के इंस्ट्रक्शन भूल गई हो? सूफी तुरंत चुप हो गई, बस गुस्से में तुम्हें चेतावनी दे पाई। मिस्टर म्यू, याद रखना, मिस सैन की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आधे घंटे बाद शन मेंग्याओ ने फ़ोन किया। वो कमांडिंग टोन में गरजी, भाई म्यू, मुझे बेल आउट कराने के लिए पुलिस स्टेशन आओ। तुमने शांति से एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस की हमदर्दी भरी नज़रों के नीचे तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। फाइन भरा, प्रोसेस से गुजरे और दोनों गलत काम करने वालों को बाहर निकाला। लेकिन इस बहुत ज़्यादा चुप्पी ने यांग वेई को बेचैन कर दिया। छोटे भाई, क्या तुम पूछोगे नहीं? तुमने लापरवाही से 3 शब्द कहे, जो भी हो। जाहिर है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में इस अच्छे भाई ने तुम्हें भागने में मदद की थी, सच्ची चिंता का नाटक करके। लेकिन इतनी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि वो कितना दोगला है। तुम्हारे 6 कज़न्स की मौत भी उनसे जुड़ी हो सकती है। लेकिन शन मेंग्याओ ने नफरत से देखा और यांग वेई को पकड़ लिया। उसे मत समझाओ, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसकी नज़र में तुम बस एक देहाती, बदसूरत देहाती हो। अगर म्यू परिवार की दौलत ना होती तो वो तुम्हें देखकर ही नफरत करता। तभी यांग वेई ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया। भाई, ये घर का रास्ता नहीं है, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। कौन? खिड़की के सामने से गुजरते नज़ारे को देखकर यांग वेई तुरंत घबरा गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या उस औरत से मिलना है? उस औरत का जिक्र होते ही शन मेंग्याओ का चेहरा तुरंत बर्तन के तले जैसा काला हो गया। हालांकि वो आपको पसंद नहीं करती और सोचती है कि आपके साथ सगाई करना शर्मनाक और घिनौना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको धोखा देना पसंद करती है। भले ही वो जानती हो कि आप लियू ग्रुप के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ सिर्फ इसलिए रह रही हैं ताकि आपसे लियू ग्रुप की प्रोजेक्ट प्लानिंग संभालवाई जा सके। यांग वेई ने डर से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई, मैं नहीं जा रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। जब आपने कहा, लगभग पहुँच ही गए। जैसे ही आपने बोलना खत्म किया, आपने गैस पर जोर से दबाया और कार तीर की तरह निकल गई, सुनसान सड़क पर लापरवाही से दौड़ती हुई। यांग वेई घबराकर शन मेंग्याओ से लिपट गया और बार बार चिल्ला रहा था। शन मेंग्याओ चिल्लाई, क्या आपको पुनर्जन्म लेने की इतनी जल्दी है? वे तुरंत सड़क किनारे बैठ गए, जोर जोर से उल्टी करने लगे, जैसे वे अभी अभी मौत से बचकर आए हों। लेकिन फिर यांग वेई ने ऊपर देखा तो सिर्फ काले और सफ़ेद रंग के उदास मकबरे देखे, जिनके ऊपर एक कौवा उड़ रहा था। वो इतना डर गया कि उसने खुद को शन मेंग्याओ की बाहों में फेंक दिया। उसका चेहरा अभी भी पीला था। शन मेंग्याओ ने हाफते हुए यांग वेई को कसकर गले लगाया और तम पर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? हमें आधी रात को कब्रिस्तान में ले जा रहे हो? यांग वेई और भी ज्यादा डर गया। मुझे घर जाना है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन तुमने उसके छोटे बाल पकड़ लिए। भाई म्यू, तुम क्या कर रहे हो? शन मेंग्याओ ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे लात मार दी, जिससे वो हैरान रह गया। तुम बुरी हालत में जमीन पर गिर पड़े और तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा गया। यांग वे के छोटे बाल पकड़कर तुम रुक रुक कर कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। शन मेंग्याओ तुम्हारा पीछा करने के लिए उठी ही थी कि 2 लंबे लोगों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। तुमने आवाज़ सुनी लेकिन मुड़े नहीं और बेरुखी से कहा, उसे मत रोको, उसे आने दो, वरना मज़ा नहीं आएगा। और इसलिए यांग वे की चीखों और मुश्किलों के बीच तुम उसे ज़बरदस्ती एक कब्र के पत्थर तक खींच ले गए। कब्र के पत्थर पर लिखा आदमी बहुत अच्छा और सभ्य था। उस पर लिखा था, एक प्यार करने वाले पिता की कब्र। तुमने यांग वे को अभी भी पकड़े हुए कब्र के पत्थर को देखा और एक एक करके कहा, डैड, मैं उसे तुमसे माफ़ी मांगने लाया हूँ। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले तुमने यांग वे की पिंडली में लात मारी। एक जोरदार आवाज़ के साथ यांग वे कब्र के पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके तुरंत बाद तुमने उसका सिर जोर से नीचे दबाया, उसे 3 बार जमीन पर पटका। धत धत धत, 3 जोरदार बेरहम वार। यांग वे के माथे से तुरंत खून बहने लगा और उसे तारे दिखने लगे। जैसे ही वो गाली देने वाला था, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अगले ही पल तुमने अचानक हाथ बढ़ाकर यांग वे की गर्दन कसकर पकड़ ली, जिससे वो ऊपर देखने लगा। वो 3 धमाके तुम्हारे पापा के लिए थे। वापस जाओ और अपने पापा को बताओ, अपनी गर्दन धोकर साफ करो। जमीन पर जोरदार खांसी। पहली बार तुम्हारी आंखों में डर था। अभी अभी उसे सच में लगा कि तुम सच में उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुमने अब उसकी तरफ नहीं देखा। उस कचरे को झाड़ दिया और शन मिंग्याओ की तरफ मुड़े। शन मिंग्याओ को कसकर पकड़ रखा था। वो सिर्फ बेबस होकर गुस्सा कर पा रहा था। भाई म्यू, तुम्हें क्या हुआ है? यांग वे तुम्हारा भाई है, तुमने उसे ऐसे मारा? तुम इंसान भी हो? तुम धीरे धीरे उसके पास गए, उसे नीचे देखा और कहा, तुम्हें वो पसंद है? शन मिंग्याओ का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने तुम्हारी तरफ देखा।
हल्की रोशनी में तुम्हारे चेहरे पर दाग और मुहासों के निशान साफ दिख रहे थे। तुम्हारी स्किन पीली पड़ गई थी और तुम बहुत बुरी लग रही थी, सिवाय उन आंखों के जो सितारों की तरह चमक रही थी। लेकिन जब उसने अपने बगल में 2 लंबे बॉडीगार्ड और उदास कब्रिस्तान देखा तो उसने तुरंत एक नकली मुस्कान दी। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ सही है, शेर मिलने से पहले हम रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तुम हल्के से हंसे। तुम मुझे पसंद करते हो? शैन मिंग्याओ ने तुरंत एक गहरा प्यार भरा भाव दिखाया और जोर से सिर हिलाया। हाँ, यांगवे और मैं बस एक गलतफहमी है। परेशानी खड़ी करना बंद करो और हमें जल्दी वापस ले जाओ। उसने अचानक बात बदली और पूछा, वैसे तुम नाइट क्लब क्यों नहीं गए? उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम गए होते तो अब तक प्रेसिडेंट वांग तुम्हें ले गए होते और 20 मिलियन की कॉपरेशन डील तुम्हारे हाथ में होती। कल तुम आसानी से सगाई भी तोड़ सकते थे। लेकिन फिर उसने जमीन पर यांगवे की ओर इशारा किया और कहा, जाओ उसके कपड़े उतारो, मैं थोड़ी देर में नाइट क्लब जाऊंगा। शैन मिंग्याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। बिल्कुल नहीं। उसने बौही चढ़ाकर बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, तो तुम दोनों उन दोनों के कपड़े उतार दो। शैन मिंग्याओ को पूरा गुस्सा आ गया। भाई म्यू, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई गर्मी नहीं थी। या तो तुम यांगवे के कपड़े उतार दो या तुम दोनों उसे साथ ले जाओ, तुम चुनो। शैन मिंग्याओ हिचकिचाया, लेकिन उसने एक नजर डाली और बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। वो विरोध करने में लाचार था और बस बेकार में चिल्ला सका, भाई म्यू, नासमझी मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगा। लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। ठंडे मन से सब कुछ होते हुए देख रहा था। शैन मिंग्याओ को बर्बाद करो, अभी से शुरू करो। एक तेज चीर के साथ शैन मिंग्याओ की शर्ट जोर से फट गई। वो आखिरकार टूट गया। निराशा में चिल्लाया, ठीक है, मैं जाता हूँ। बॉडीगार्ड ने आखिरकार जाने दिया। यांगवे ने शैन मिंग्याओ को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसकी आंखें हैरानी और परेशानी से भरी हुई थी। शैन मिंग्याओ, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? और तुम बस चुपचाप खड़ी रही, अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए चालू कर दिया। शैन मिंग्याओ ने खतरनाक बॉडीगार्ड को देखा, दांत पीसे और यांगवे के कपड़े फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यांगवे ने बुरी तरह कोशिश की, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी खुजलाया। इससे शैन मिंग्याओ का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले घसीटा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बर्बाद कर दिया है। तुम बेवकूफ़ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? यांगवे इन शब्दों से हैरान और गुस्से में थी। शैन मिंग्याओ, तुम कमीने। उसके सूझे हुए चेहरे को देखकर, उसकी कमजोर नजर को याद करके उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। वो झुकी और यांगवे के कान में फुसफुसाई, ऐसी आवाज में जिससे सिर्फ वे दोनों सुन सकते थे, 1 मिनट रुको, मैं उसे छुड़ा लूंगी, फिर 2 बॉडीगार्ड को रिश्वत देकर उसका गैंग रेप करवा दूंगी, यहीं और अभी, तुम्हारा बदला लेने के लिए। तभी एक कौवा तुम्हारे पिता की कब्र पर बैठा। उसने अपनी चोंच खोली और काँव काँव किया, लेकिन आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची, लेकिन वो एक साफ वाक्य में बदल गई। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि उस क्रो ने क्या बोला तो प्लीज कमेंट नेक्स्ट पार्ट। और जो प्रीवियस सीरीज थी सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट सीजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज वेट।